Temple, Nashik. We, ISKCON Gangapur Road, Nashik, welcomes you all for today's The Art of Parenting session. We are fortunate to hear from motivational speaker who has more than 26 years of experience in glorifying Krishna conscious movement. I take this opportunity to introduce our speakers, Karthik Subramaniam and Priya Karthik. Karthik Subramaniam sir is Dean, Professor in Computer Engineering Department and also Public Relationships and Placement Officer at Vishwakarma Institute of Technology, Pune. इन्हें 23 वर्षों से अधिक कॉर्पोरेट और टीचिंग का एक्सपीरियंस है। इनकी कुशलता के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। वे 1994 में इस्कॉन में शामिल हुए और तब से श्रीमद् भगवद गीता के छात्र रहे हैं और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को श्रीमद् भगवद गीता का संदेश देने में रुचि रखते हैं। प्रिया कार्तिक एक गृहिणी हैं और वे 10 वर्षों से अपने 2 बच्चों को होम स्कूलिंग के थ्रू शिक्षित कर रही हैं। वे 10 वर्षों से अधिक समय तक भक्त प्रहलाद स्कूल पुणे की टीचर और कोऑर्डिनेटर भी रही हैं। वह वर्तमान में उनकी रुचि में श्री वैष्णववाद की पारिवारिक जड़ें तलाशना और उनका समय वे अलवास का अध्ययन करने और उसे दुनिया के साथ साझा करने में बिता रही हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं आर्ट ऑफ पेरेंटिंग सेशन। श्रवण करते हैं प्रभु जी और माता जी के श्रीमुख से। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज कंटिन्यू योर सेशन। Hare Krishna. Mataji, just like to confirm if I'm audible. Yes, Prabhuji, yes. Yeah, we're audible, right? Thank you. ये इंग्लिश में है कि हिंदी में? इन हिंदी और इंग्लिश और मिक्स? प्रभु जी दोनों में करेंगे तो कंफर्टेबल रहेगा हम सभी को, क्योंकि कुछ लोगों को हिंदी, हाँ बीच बीच में आप दोनों कम कर सकते हैं, तो बेटर हिंदी ज्यादा। हरि बोल। ओके, तो सभी भक्तों और अतिथियों का स्वागत है इस जूम कार्यक्रम के पर। तो हमने आज का जो टॉपिक है इसको टाइटल किया है रेजिंग फैमिलीज नर्चरिंग आवर फ्यूचर। क्योंकि बच्चे जो है हमारे भविष्य है, हमारे कुल के भविष्य है, हमारे समाज के भविष्य है, हमारे मंदिरों के भविष्य है, हमारे देश के भविष्य है, संपूर्ण मानवता के भविष्य है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति भविष्य के बारे में काफी सोचता है। हम लोग अपना जो पैसा अच्छी तरह से इन्वेस्ट करते हैं ताकि हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं ताकि भविष्य सुरक्षित रहे। काफी कुछ करते हैं हम अपने जीवन में भविष्य के हिसाब से, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार देना ये एक्चुअली भविष्य का एक बहुत ही मूल पहलू है। क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं हुआ और बच्चों को हमने अच्छे संस्कार नहीं दिए या नहीं किया। हरे कृष्णा, कैन आई थिंक देयर इज सम, कैन एवरीबॉडी बी ऑन म्यूट, इट वुड हेल्प। ओके, तो अगर हम पैसे कमाएंगे और बाकी सब कुछ करेंगे, लेकिन अगर ये संस्कार के ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे तो फिर हमारे परिवार का भविष्य, देश का भविष्य, समाज का भविष्य, सब कुछ। ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है और हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि सिर्फ हम कुछ जानते हैं। आई एम श्योर आप सब लोग काफी जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें आपके बच्चे रहेंगे और ये जर्नी जो पेरेंटिंग का जो जर्नी है आप सब ने भी इस पर प्रवास किया होगा अभी तक, इसलिए आपके भी काफी सारे अनुभव रहेंगे इसके बारे में।
लेकिन हम कुछ अभी शेयर करना चाहते हैं अगले 45 मिनट से 1 घंटे के बीच में। कुछ जो हमने सुना है, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, इसके ऊपर हम शेयर करना चाहेंगे। तो अगर आप ये स्लाइड देखोगे तो हमने यहाँ पर 2 पिक्चर डाले हैं। एक है भगवान शंकर और पार्वती उनके बच्चों के साथ, गणेश और कार्तिकेय, और दूसरा दाहिने तरफ अगर आप देखोगे तो कृष्ण जो है वो सब वन में गए हुए हैं अपने सब गोप बालकों और बछड़ों के साथ, और वापस आ रहे हैं वो शाम को, और यशोदा मई और नंद बाबा घर में। तो हमारे जो संस्कृति में, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में इतने सारे उदाहरण हैं कि किस प्रकार से हमको अच्छी तरह से पेरेंटिंग करना चाहिए। तो हमारे जो भगवान है श्री कृष्ण, शंकर भगवान, इनके उदाहरण से भी हम काफी कुछ सीख सकते हैं। तो इसलिए हमने इनका एक पेंटिंग स्टार्टिंग में ही डाला है। ओके, तो हम आज के जो हमारा जो टॉपिक है इसका एक आउटलाइन अभी पहला देंगे, थीम्स दैट वी विल कवर टुडे, उसके बाद हम शुरू करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे कि कुछ इन्वोकेशन प्रेयर, कुछ प्रार्थनाएं हम पढ़ेंगे, एक तैत्तिरीय उपनिषद से, तैत्तिरीय उपनिषद और मनुस्मृति, इन दोनों जो ग्रंथ है इससे कुछ प्रार्थना पढ़ेंगे जिससे हम काफी कुछ सीख इसके बारे में। तो वो स्टार्टिंग रहेगा। फिर आज का जो फोकस एरिया हमको बताया गया था कि आज बेसिकली हम जो छोटे बच्चे हैं, स्पेशली एज 3 से लेकर, ये जो बच्चे हैं 3 से 8, इन पे फोकस करने को हमको कहा था हमारे होस्ट ने, माता जी ने। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो 2 पिक्चर हमने डाले हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे कृष्ण और बलराम, ये लगभग 3 वर्ष के हैं इस समय पर। ये जो पिक्चर है जहां माखन खा रहे हैं, उनका दोनों का हाथ एक बर्तन में और माखन निकाल के चोरी करके खा रहे हो। ऑलमोस्ट एक 3 साल के बच्चे थे उस समय। और कृष्ण बलराम अपने सब गोप मित्रों के साथ और बछड़ों के साथ वन में जा रहे हैं। तो ये वृंदावन में हर दिन ये लोग वन में जाते थे। 6 साल से कृष्ण और बलराम जाते थे इस प्रकार से। तो ये फोकस एरिया है आज का। ऑफ कोर्स हम ज्यादा कृष्ण की लीलाएं नहीं बताने वाले हैं, सिर्फ अपने पेंटिंग वैसे डाले हैं, लेकिन फोकस एरिया है बच्चों का 3 साल से 7 साल के बीच के जो वय है, ये हमारा आज का फोकस एरिया रहेगा। ठीक है, तो ये फोकस एरिया के बाद हम कुछ प्रश्न लेंगे, या शायद आपके भी कुछ अच्छे अनुभव रहेंगे, आप शेयर कर सकते हो इसके बारे में। राइट, तो पहला हम कुछ इन्वोकेशन प्रार्थनाएं करेंगे। बेसिकली हम आज का जो टॉपिक है तैत्तिरीय उपनिषद से हमने लिया है, और ये तैत्तिरीय उपनिषद में बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है एक्चुअली, पंचकोश का। कोश मतलब इंग्लिश में हम उसको शीत कहते हैं, SH। इस प्रकार से तलवार जो है ना एक शीत में रहता है। आप सबने देखा होगा जो तलवार है, जब हमारे क्षत्रिय शिवाजी महाराज या बाकी जो कोई क्षत्रिय थे, राणा प्रताप, जब वो तलवार के साथ युद्ध करते थे, तलवार को एक शीत, एक कवरिंग में डालते थे। तो ये कोश जो है, ये 5 तरह के कवरिंग्स है आत्मा के ऊपर, और सिर्फ मनुष्य में ये 5 कोश जो है विकसित होना एक्सपेक्टेड हो। 5 कोशों के बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में इसका उल्लेख है। तो कुछ श्लोक है तैत्तिरीय उपनिषद में इसके बारे में, मैं वो पढ़ना चाहूंगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे। ओके, तो मैं पढ़ रहा हूँ बेसिकली तृतीय प्रश्न भृगुवल्ली। 2 मिनट लगेगा पढ़ने को, लेकिन जो हमारे वेद ग्रंथ है, उपनिषद है, ये सुनने से ही हमारा शुद्धिकरण होता है। मतलब अगर हमने सिर्फ इसका जो बोल है, अगर हमने इसको अच्छी तरह से शुद्धिकरण होता है, इसलिए हम पढ़ना चाहेंगे। तो जैसे मैंने बताया, तृतीय प्रश्न तैत्तिरीय उपनिषद भृगुवल्ली। अन्नं ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाध्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते
अन्ये न जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिशन्विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपो तप्यता सतपस्तप्त्वा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाध्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिशन्विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपो तप्यता सतपस्तप्त्वा मनसो ह्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिशन्विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपो तप्यता सतपस्तप्त्वा विज्ञानं ब्रह्मेति व्यजानात् विज्ञानाध्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते विज्ञानेन जातानि जीवन्ति विज्ञानं प्रयन्त्यभिशन्विशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणं पितरमुपससार अधीहि भगवो ब्रह्मेति तगुंहोवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व तपो ब्रह्मेति सतपो तप्यता सतपस्तप्त्वा आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनन्दाध्येव कल्विमानि भूतानि जायन्ते आनन्देन जातानि जीवन्ति आनन्दं प्रयन्त्यभिशन्विशन्तीति सैषा भार्गवी न प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या। तो ये जो हमने अभी पढ़ा ये तैत्तिरीय उपनिषद के भृगुवल्ली का एक अध्याय है, एक पर्टिकुलर चैप्टर है। और यहाँ पर हमारे जो उपनिषद है ये 5 प्रकार के जो कोश है इसके बारे में बता रहा है इसमें। तो बेसिकली ये 5 कोश अगर आपने सुना तो पहला पैराग्राफ था और दूसरा पैराग्राफ प्राणमय, तीसरा मनोमय, चौथा विज्ञानमय और 5वां आनंदमय। तो ये जो आत्मा के ऊपर ये 5 लेयरिंग होते हैं। अन्नमय, अन्नमय मतलब फिजिकल लेयरिंग। अन्न यानी हम अन्न तो जानते हैं कि जो ग्रेन्स उसको अन्न कहते हैं, लेकिन ब्रॉडली अन्न हमारा जो पूरा फिजिकल सेल्फ है इसका प्रतीक करता है। दूसरा जो कवरिंग है वो प्राणमय, प्राण यानी ब्रेथ और एनर्जी। तो हम जानते हैं कि या एनर्जी। तीसरा जो कोश है वो मनोमय कोश यानी मन। तो हमारे शास्त्रों में प्राण जो है हमारा जो फिजिकल देह और हमारे मन इसका कनेक्शन करता है। तो इसलिए हम देखते हैं अगर व्यक्ति को फॉर एग्जाम्पल उसको किसी को गुस्सा आ गया, बहुत मतलब मन में विकार आ गया, तो एक प्रकार का उसका जो प्राण है, जो ब्रेथ है, ब्रेथ वो बदल जाता है। अगर व्यक्ति बहुत शांत है मन में तो उसका जो ब्रेथ है, प्राण, वो अलग रहता है। तो प्राण जो है हमारा जो है और हमारा जो मन है इन दोनों को अच्छी तरह से कनेक्ट करता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे ना तो हमारे जो आधुनिक जो मेडिसिन है वो सिर्फ शरीर के बारे में जानता है। प्राण, मन के बारे में तो लोग कुछ भी नहीं जानते। आधुनिक अगर आप देखोगे समाज और आधुनिक जो विज्ञान है मन के बारे में ज्यादा कुछ जानते नहीं है, क्योंकि वो जो ये देह के अलावा वो किसी को एक्सेप्ट ही नहीं करते हो। लेकिन एक्चुअली मन जो है स्थूल शरीर है। anyway, उसमें हम आज जाएंगे नहीं ज्यादा। तो ये मन, ये तीसरा कोश है। चौथा है विज्ञान, विज्ञान यानी इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट, द कवरिंग ऑफ इंटेलेक्ट। और 5वां आनंदमय, आनंदमय यानी प्लेजर, जो सुख प्रदान करता है, जो प्लेजर, आनंद प्रदान करता है। एक्चुअली आनंद इज द राइट वर्ड फॉर इट। प्लेजर इंग्लिश में जो शब्द प्लेजर है उसका अलग मतलब होता है। तो ये 5 कोश होते हैं और हमारे शास्त्रों के हिसाब से सिर्फ मनुष्य योनि में ये 5 कोश डेवलप हो सकते हैं। तो कहा जाता है कि जो पहला 5 साल है बच्चे का उसमें मेन डेवलपमेंट अन्नमय कोश का होता है। मतलब अन्नमय कोश का वैसा पूरे हमारे जीवन में होता रहता है,
लेकिन पहले 5 साल में अन्नमय कोश का प्राधान्य है। फिर 6 साल के बच्चे से लेके 10 साल तक प्राणमय कोश का विकास होता है। एक्चुअली बहुत साइंटिफिक है, हम इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे अंदर, लेकिन बहुत ही साइंटिफिक है। 11 से 15 के बीच में मनोमय कोश का देखोगे, जो बहुत छोटे बच्चे हैं ना, वो अच्छी तरह से इवन रिलेशनशिप्स नहीं बना पाते, मतलब अकेले-अकेले रहते हो। लेकिन 11 साल के बाद अगर आप देखोगे तो बच्चों को फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब दे वांट फ्रेंड्स, उनको मित्र चाहिए, राइट? क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि अभी मुझे रिलेशनशिप बनाना पड़ेगा अलग लोगों के साथ। तब तक अगर आप देखोगे सिर्फ मम्मी पापा के साथ रहते हैं, लेकिन एक 10-11 साल के बाद वो मनोमय कोश का विकास होना शुरू होता है। 16 साल से लेके अगर आप देखोगे 20 साल तक, इसलिए अगर आप देखोगे तो ये कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं, उसी समय उनका इंटेलेक्ट पीक पे रहता है। तो जो हमारे बच्चे आईआईटी क्रैक करते वो करते 16 के 20, ये जो एज है ना, ये विज्ञान, आपका इंटेलेक्ट जागृत होता है उस समय पर। और आनंदमय कोश एक्चुअली कहा जाता है कि अगर ये सब अच्छी तरह से हुआ तो आनंदमय यानी जो प्लेजर, जो आनंद है, स्पेशली ब्रह्म के साथ कनेक्शन, मतलब भगवान के साथ संबंध रख के जो आप 21 साल के उम्र से आप अच्छी तरह से तभी एक्सपीरियंस करोगे अगर आपके जो पहले 4 कोश है वो अच्छी तरह से डेवलप हुए। अगर आपके जो पहले 4 कोश है ये अच्छी तरह से डेवलप नहीं हुए तो फिर ठीक प्रकार से आनंद का अनुभव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम हमारे जो डिस्कशन है पहले 2 कोश पर सीमित रखेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ये पेरेंट ये बताया गया था हमको। तो 3 to 7 मतलब अन्नमय और प्राणमय, ये दोनों कोश बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस समय पर। तो इस पर कैसे फोकस करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, राइट, इसके बारे में हम आज बताएंगे। ओके, तो ये जैसे मैंने कहा ये उपनिषद से है, तो इसलिए हमने वो श्लोक भी पढ़े। एक और एक इन्वोकेशन प्रेयर है। यह मनुस्मृति में आता है ये श्लोक ऐसा है, धर्म एव तो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्ति यो मानो धर्म हतो वत्ति। इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर है, धर्म डिस्ट्रॉयज दोज हु डिस्ट्रॉय द धर्म by going against it, and dharma protects the person who protects it. Hence dharma should not be destroyed because dharma will destroy that person. तो बहुत सरल भाषा में बोलना है तो जो धर्म की रक्षा करता है और जो धर्म की रक्षा नहीं करता, धर्म भी उसकी रक्षा नहीं करता। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। धर्म का अर्थ क्या है यहाँ पर? हम धर्म का अर्थ यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन ऐसे धर्म की बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारा रोज का धर्म है, मानव धर्म है, अलग अलग धर्म है जो सबके लिए लागू है। जैसे अभी जो जैसा ऋतु चल रहा है उस ऋतु के हिसाब से खाना, फिर 20 घंटे हैं दिन में, 24 घंटे में हम कौन से प्रहर में हमें क्या करना चाहिए, हमारे शरीर के लिए, मन के लिए उस समय क्या करना चाहिए, उसके अनुसार यदि हम अपनी दिनचर्या बनाएंगे तो वो हमारे लिए धर्म है। जैसे प्रातः काल, सूर्योदय के बहुत पहले प्रातः काल में उठना चाहिए, और सूर्योदय के समय भी हम सोते रहेंगे तो वो हमारे लिए धर्म नहीं है। उसी तरह सूर्यास्त के समय, जैसे आप लोग सब जानते होंगे, सूर्यास्त के समय भी सोते नहीं है हम लोग। उस समय हम अलग अलग क्रियाएं के सामने हम दीप जलाते हैं, ऐसे प्रार्थनाएं करते हैं या ऐसे काम करते हैं, लेकिन उस समय सोते नहीं है। तो ये जो सब हम रोज के नियम पालन करते हैं, हमारी दिनचर्या हम कैसे बनाते हैं ऋतु के हिसाब से,
दिन में उस प्रहर के हिसाब से और समय के अनुसार, क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर और ये जो यानी उसको बॉडीली क्लॉक बोलते हैं, वो सूर्य जुड़ा हुआ है, उसका उन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। इसीलिए हम सूर्यास्त के पहले सूर्योदय के बहुत पहले उठते हैं, नहा धोकर तैयार होते हैं, और जब सूर्य ऊपर होता है तब हम अपना भोजन करते हैं। और सूर्यास्त के बहुत बाद में, यानी बहुत पहले ज़माने में जब बिजली नहीं थी तब लोग तो बहुत जल्दी सो जाते थे। अभी भी आप गाँव में जाओगे तो लोग 8 साढ़े 8 तक सारा काम निपटा के शहरों में बिजली है तो लोग आजकल बहुत देर तक सोते नहीं हैं, खाना भी बहुत देर से करते हैं, और इसके कारण क्या होता है, अलग-अलग तरह के रोग व्याधि शरीर में हो जाते हैं। तो ये सब क्यों होता है? मन में व्याधि होती है, रोग शारीरिक रोग होते हैं। ये सब क्यों होता है? जैसे मन का रोग यानी डिप्रेशन, शाइज़ोफ्रेनिया ऐसी बीमारियां, या हाइपरटेंशन। और यही जो सूक्ष्म स्तर पे मन में पहले होता है और वही बाद में विकसित होकर शरीर में वो रोग। तो इसका कारण क्या है? हमने जो हमारा मनुष्य धर्म था, जो हमने ऋतु के साथ अपनी दिनचर्या नहीं बनाई, तो वो हमने धर्म नहीं पालन किया। एक उदाहरण दे रही हूँ, तो हमें ही उसका नुकसान होता है। ऐसे अलग-अलग तरह के रोग व्याधि का हमें सामना करना पड़ता है। तो इस तरह से मनुस्मृति में बोला गया है कि हमारे अलग हम मनुष्य धर्म बहुत सारे हैं, और यदि हम इस धर्म का पालन करेंगे, इस धर्म की रक्षा करेंगे, तो वो हमें हमारी रक्षा करेगा। उसके हम यदि विरुद्ध, उसके बहुत विपरीत हम कुछ चीजें करेंगे, तो वो धर्म हमें ही नष्ट कर देगा। तो इस तरह से बोला गया है। तो यहाँ पर आप देखोगे अन्नमय कोश, ये जो बच्चे हैं 5 साल के नीचे जो उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए कहा जाता है कि इस समय यानी 5 साल तक 0 to 5 इस उम्र के बच्चे अन्नमय कोश में होते हैं। अब अन्नमय कोश का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ खाना, अन्न यानी खाना, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि दिन भर खाते रहो। अन्नमय कोश का अर्थ है कि यहाँ पर आप दाहिनी ओर देख सकते हो, आंखें, कान, मुंह, हाथ यानी हमारे शरीर के अवयव, और नासिका, ये सब अलग-अलग अंग दिखाए हैं। तो क्या हम समझ सकते हैं अन्नमय कोश से कि हम हमारी जो ज्ञानेंद्रिय है, इसमें हम जो भी इनपुट देते हैं वो सब अन्नमय कोश के नीचे आता है। जैसे आंखों के लिए है अच्छे-अच्छे दृश्य देखना, फिर कान में हम कैसी ध्वनि सुनते हैं, नासिका से हम कैसी खुशबू लेते हैं, फिर हम अपने हाथों से, शरीर से कैसी चीजों का स्पर्श करते हैं, हम मुंह से क्या बोलते हैं, और मुंह में तो 2 चीजें होती हैं, एक तो खाना और दूसरा है हमारी जीभ को लेकर हम किन चीजों को हम टेस्ट करते हैं, वो भी अन्नमय कोश में आता है। तो इस तरह से अन्नमय कोश का अर्थ है कि हम हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ये जो हमारी दुनिया है, इस दुनिया में हम अलग-अलग अनुभव लेते हैं, अलग-अलग तरह के इनपुट हम इसके द्वारा अंदर लेते हैं। तो ये सारे द्वार हैं शरीर के, जिसके अंदर से हम बाहर के इनपुट लेके अंदर लेते हैं। तो इसका हम आगे और विस्तार से देखेंगे। तो जो बहुत छोटे बच्चे हैं 5 साल के कम उम्र में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाई ओर, मातृ हस्तेन भोजनम। इसका अर्थ ये है कि इस समय माता को बहुत जरूरी है कि बच्चों के शारीरिक वृद्धि पर ध्यान देना बहुत ज्यादा, क्योंकि इस उम्र में सबसे ज्यादा शारीरिक प्रोग्रेस, फिजिकल प्रोग्रेस, डेवलपमेंट ये बच्चों में होता है।
तो कैसे खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, ये सब कुछ माँ सिखा सकती है बच्चों को। और ये उम्र ऐसी होती है कि बच्चे उस समय सब कुछ सीखने के लिए और सुनने के लिए तैयार होते हैं। उनको यदि सिखाओगे कि आपको नीचे बैठ के पानी पीना चाहिए, हाथ अच्छे से साफ धोकर ही भोजन करना चाहिए, वो कभी उस समय क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते कि मैं क्यों हाथ धोऊं, मैं खड़े रह के भी तो पानी पी सकता हूँ, ऐसे वो कभी पूछेंगे नहीं उस समय। तो ये जो उम्र है, ये अन्नमय कोश यानी उनके शारीरिक डेवलपमेंट के लिए उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है, इसके लिए सबसे फेवरेबल उनकी उम्र है। क्योंकि हम जो भी उनको पॉजिटिव इनपुट देंगे अपने आयुर्वेद के हिसाब से, और हमारे शास्त्रों में जो ऋषियों ने, चरक आदि ऋषियों ने जैसे लिखा हुआ है ग्रंथों में कि हमें अपने शरीर को कैसे देखभाल करना चाहिए, ये सब ऋषियों ने लिख के रखा हुआ है ग्रंथों में। तो ये सब यदि हम बच्चों को इस छोटी उम्र में तो उनके काम में आएगी। लेकिन यदि हम उनको 15, 16 या 20 साल में सिखाएंगे तो सुनने वाले नहीं है। तभी वो सूझबूझ समझ उस समय काम करेगी और वो बोलेंगे आप ज्यादा लेक्चर मत दो, मैं सब जानता हूँ। तो इसीलिए ये 5 साल की उम्र में माता पिता को चाहिए कि बच्चों की शारीरिक डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा उन पे जोर दें। जैसे खाते समय कैसे बच्चों को बहुत आसान है, आप एक टीवी लगा दो, सामने बिठा दो, कटोरे में खाना दे दो, तो वो टीवी देखते देखते बहुत सारा खा सकते हैं अपने आप। लेकिन ये उनके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो आजकल जैसे अब तो कोरोना के कारण पूरी दुनिया ही ऑनलाइन है, सब कुछ अवेलेबल है, भी हमें मोबाइल पे बहुत सरलता से मिल जाते हैं। लेकिन इसके सबके दुष्परिणाम भी उतने ही हैं। इसीलिए हमें ये समझना चाहिए कि जब बच्चों के खाने पीने वो इतना जरूरी है उस समय के माता पिता उनके साथ बैठ के उनको अच्छी अच्छी कहानियां बताते हुए उनको खाना खिलाए। और उनको बिल्कुल उस समय टीवी, सीरियल, मोबाइल या ऐसे वीडियो, ये सब बिल्कुल उनको अलाउ नहीं करना चाहिए। यदि और इसकी ऑलरेडी बच्चों को आदत हो चुकी है तो वो बहुत जिद करेंगे, रोएंगे, नहीं खाएंगे। लेकिन ये जो बुरी आदत है इसको छुड़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसके दुष्परिणाम बहुत हैं। तो ये भी अन्नमय कोश में आता है कि कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन, जब एक माँ बच्चे को कोई कहानी सुनाते सुनाते खाना खिलाती है, तो इसका जो बच्चे की शारीरिक और मानसिक, ये उसको बहुत आगे जाके भी उसका फायदा होगा। उसी तरह से बच्चों को उस समय ये अच्छी आदतें भी डालनी चाहिए, जैसे कैसे खाना चाहिए आपको, नीचे बैठ के खाओ, हाथ पैर धो के खाओ। फिर ऐसे आप तो सब बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन जैसे आयुर्वेद के हिसाब से अच्छे बताया जाता है कैसे कॉम्बिनेशंस आप अवॉइड करो। जो सात्विक आहार खाना, ये सब हमें बच्चों को एनकरेज करना चाहिए। जैसे सारा हमें बाजार में बहुत रेडीमेड खाना मिल जाता है। जैसे त्योहार भी आ जाए आजकल तो व्हाट्सएप ग्रुप्स पे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स आ जाते हैं। पहले तो सिर्फ दिवाली पे लोग खरीदते थे, लेकिन आजकल नासिक में पता नहीं कैसा है, लेकिन पूना जैसे शहरों में बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि गणेश चतुर्थी को भी लोग मोदक खरीद लेते हैं। और दिवाली को तो क्या कहने, ये तो सब बाहर से बहुत लोग को। इसके अलावा जो बाजारी खाना है, बाजार में मिलने वाले चिप्स, कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो बच्चों को बहुत छोटी उम्र से ही उनको इसका ज्ञान देना चाहिए, साइंटिफिकली उनको बता के कि ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। क्योंकि बच्चे ऐसा खाना खाते हुए ही बढ़ेंगे तो उनका मन बहुत ही चंचल होगा।
तो ऐसा खाना रेगुलरली खाने वाले बच्चे, उनका मन बहुत ही चंचल होगा। आप देखोगे आगे देगा, किसी भी एक चीज़ में वो फ़ोकस या कॉन्संट्रेट नहीं कर पाएँगे। तो उस समय माता-पिता आके पूछते हैं कि ये बच्चा बहुत देर बैठ के कॉन्संट्रेट क्यों नहीं कर पाता? तो उस समय उसको ट्यूशन क्लास लगा के या ऐसी अलग चीज़ें करके फ़ायदा नहीं है। तब आपको थोड़ा रूट में यानी जड़ों में जाके हम देखेंगे, तो उसकी आदतें कैसी है। यदि बच्चा बहुत देर तक टीवी देख रहा है, टीवी देखते-देखते ही खाता है और बाहर से बहुत ज़्यादा चिप्स, कुरकुरे सोडा वाले ड्रिंक्स लेके पी रहा है रोज़, ऐसी यदि आदतें हैं तो उसका ज़रूर अवश्य ही उसका मानसिक स्तर पे भी उसका परिणाम हम देख सकते हैं बच्चों में। तो जैसे एक है कि वो बहुत चंचल होंगे बच्चे, कहीं भी फ़ोकस नहीं कर पाएँगे और उन्हें वो बहुत जल्दी-जल्दी बोर हो जाएँगे, क्योंकि उनको टीवी पर स्क्रीन चलता रहता है, तो बहुत जल्दी-जल्दी हर मिनट में कुछ नया-नया दिखता है। तो जो बच्चे टीवी या सीरियल देखने में की आदत में हैं, वो लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। उनको बहुत जल्दी-जल्दी कुछ नई-नई चीज़ें चाहिए। तो ऐसे दुष्परि होते हैं बच्चों के मन पर और शरीर पे। तो इसका हमें इस बहुत टेंडर एज से, वो ये 5 साल के पहले की उम्र के बच्चों से ही हमें इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं, ये 5 साल तक इनकी कफ प्रकृति होती है। तो कफ प्रकृति में क्या होता है कि बच्चों में कफ ज़्यादा होता है, इसीलिए हम देखते हैं कि बच्चे सुबह भी बहुत जल्दी उठ नहीं पाते। ये तो इनके लिए हमें इस तरह का आहार चुनना चाहिए जो इनके कफ प्रकृति को बैलेंस में रखे। जैसे फल वगैरह देना हो बच्चों को तो सुबह देना, रात को शाम के समय फल नहीं देना, फिर उनको रात के समय ठंडा दही ये सब नहीं देना। अब ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो बच्चों का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हो रही है कि बच्चों की निद्रा का समय। ये जो बच्चे बहुत देर तक रात को जागते हैं, जैसे हमारी सोसाइटी है, कॉलोनी में बच्चे 10-11 बजे तक भी खेलते हैं, छोटे बच्चे। और कई बार उनसे हम पूछते हैं कि अरे आप लोग सोते कब हो रात को? तो 1 बजे सोते हैं, कोई 2 बजे भी सोता है। तो ये सच्ची बात बता रही हूँ, जो हमारे बच्चों के दूसरे मित्र हैं, उनसे बात करके वो अनुभव शेयर कर रही हूँ। तो ऐसी आजकल आदतें हैं बच्चों की, तो जब हम पूछते हैं कि अरे आप करते क्या हो? लेकिन अरे इतने जल्दी क्यों सोए? हम तो गेम खेलते हैं और आपके माता-पिता कुछ नहीं कहते क्या आपको? नहीं, वो लोग सो जाते हैं, हम लोग खेलते हैं, फिर आराम से 1-2 बजे सोते हैं रात को और कब उठते हो? तो 10-11 बजे अगले दिन सुबह। तो अभी छोटे हैं, इसीलिए चल जाता है, लेकिन इसका जो आफ्टर इफ़ेक्ट है, शरीर के ऊपर जो दुष्परिणाम है, ये आगे ज़रूर दिखेगा। तो हम जब पहले जो भी लोग अपने शरीर को इस तरह से अब्यूज़ करते हैं, उन सब ने इसका अनुभव किया है कि बाद में जाके 35, 35, 40 साल में वो रिबाउंड करता है, यानी वापस हमें उतनी ही ज़्यादा इफ़ेक्ट से हमारे ऊपर कोई इस तरह से कोई दर्द या कोई व्याधि इस तरह से लग जाती है कि सब कुछ उस समय जब डॉक्टर हिस्ट्री लेते हैं कि आपने 10 साल पहले आपकी दिनचर्या कैसे थी, ये वो, तो उस समय सब बाहर निकलता है और फिर समझ में आता है कि अच्छा, उस जो मैंने उस समय किया। जैसे कई बार हमारे ऐसे जो बच्चे हैं जो हॉस्टल में रहे हैं, अभी वो लोग 40-45 साल के हैं, पर वो लोग शेयर कर रहे थे कि युवावस्था में उन लोगों ने बहुत ज़्यादा इस तरह से जंक फूड या इस तरह से जीवन व्यतीत, हाइपर एसिडिटी या फिर इस तरह के
शरीर में कुछ व्याधि इस तरह से है कि अभी मूंग की दाल और भाकरी के सिवा और कुछ खाना अलाउ नहीं करते हैं डॉक्टर। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि 20 साल पहले आपने कुछ जो आपको उस समय कुछ धर्म का पालन करना चाहिए था, क्या खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, उसका पालन किया नहीं, तो उसके दुष्परिणाम हमें 10 साल बाद हो या 20 साल बाद भोगने पड़ते हैं। तो ये आजकल जो बच्चों में बुरी आदतें हैं कि बैठ के सोफा पे बैठ के बहुत देर तक रात को इस तरह से गेम्स खेलना, ऑनलाइन या टीवी तो बहुत आउट ऑफ फैशन है, सब मोबाइल में है आजकल। तो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा हमें सीमित करना चाहिए। और जैसे बच्चों को तो क्या देना चाहिए, ये तो हो गया, क्या नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए इन बच्चों के साथ? ये 5 साल तक जो बच्चे हैं, इनको कहानियाँ सुनना बहुत पसंद है और उनको बहुत रुचि रखते हैं वो लोग, और माता-पिता में बहुत विश्वास रखते हैं, तो वो लोग जो कहानियाँ बताते हैं, उसको बहुत दिलचस्पी के साथ सुनते भी हैं। इसीलिए इनको हम, जैसे अब इधर देख सकते हो जीजाबाई हैं, वो शिवाजी को रामायण, महाभारत से बहुत कहानियाँ बताती थी। इंस्पिरेशनल, पांडवों के बारे में, भगवान राम के बारे में। तो इस तरह की कहानियां हमें भी बच्चों को बतानी चाहिए। और कैसे बताना चाहिए बच्चों को? पूरे अटेंशन के साथ। ऐसा नहीं कि आपके एक हाथ में मोबाइल है और कान में ईयरफोन लगा और एक जल्दी से बता रहे हैं, चलो आज का हो गया। ऐसे नहीं, पूरा इन्वॉल्वमेंट के साथ, उनको डिटेल के साथ। यदि समझो आप उनको कोई भगवान राम की कहानी बता रहे हो, तो राम कैसे दिखते थे, उनके त्वचा का रंग कैसा था, दुर्वा ग्रास की तरह था, फिर वो हाथ में कैसे एक शारंग धनु रखते थे। आपके नासिक में तो है ही, वो काला राम मंदिर में तो प्रचलित है बहुत। तो ऐसे भगवान राम की कहानी, फिर वो कैसे दिखते थे, वो क्या पहनते। पहले हमें थोड़ा होमवर्क इसके बारे में करना पड़ेगा, तभी हम इसको डिटेल में बच्चों को बता सकते हैं। तो जितना हम ये कहानियां, जितना हम इनमें डिटेल डाल के बच्चों को बोलेंगे, उतना ही ज्यादा वो लोग इनपुट ग्रहण करते हैं, उनके कान के द्वारा, आंखों के द्वारा। और इस कहानियां उनको बताएं कि वो उनके माइंड में पूरी उसकी पिक्चर बन जाए। तो वो जो टीवी मोबाइल की जो पिक्चर है, उससे ज्यादा वो जो खुद अपनी पिक्चर माइंड में बनाएंगे, वो बहुत ज्यादा उनके लिए पावरफुल होगी। तो इस तरह से रोज एक स्टोरी सेशन, इस समय जो बच्चे हैं बिलो 5 साल से कम, इनके लिए रोज ऐसा स्टोरी सेशन होना चाहिए, जो उनके लिए मानसिक और शारीरिक दोनों के, उनके विकास के लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो भोजन खिलाते समय माताएं बता सकती है, और शाम के समय पिताजी कोई कहानी बता सकते हैं, उनको बहुत सारे बाय हार्ट करा सकते हैं। तो ऐसी चीजें हम उनसे करा सकते हैं जो बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन उनमें होगा, और बहुत आगे भी उनको बहुत इसका फायदा होगा। और जैसे इस उम्र में एक और चीज है कि बच्चों को ये अभी ये बता दिया कि क्या सुनना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या खाना चाहिए। ये भी जरूरी है कि त्वचा से क्या छूना चाहिए। तो ये 5 साल तक उम्र तक बच्चों की इच्छा होती है कि अलग अलग चीजों को छू कर महसूस करें और मुंह में डालें। इसीलिए वो जो भी दिखता है सब कुछ हाथों से स्पर्श करते हैं, मुंह में डालते हैं, ऐसा करते हैं, क्योंकि उनकी वो इंद्रियां जागृत हुई है इस समय। तो स्पर्श करने की जो उनकी इच्छा है, उसके लिए हमें उनको थोड़ा सा वैसा एनवायरनमेंट उनको आदत करना पड़ेगा। यदि हम घर में उन्हें इस तरह से रखेंगे कि सब कुछ उठा के ऊपर माले पे रख दिया है और बच्चों को कुछ भी छूने नहीं देते, तो बच्चे फिर क्या करेंगे? उनको चाहिए कि अलग अलग चीजों को वो स्पर्श करें। तो वो चाहे धान्य हो सकता है, जैसे गेहूं, जवार, साबूदाना, चावल, ऐसे आप उनको कटोरी में दे दोगे तो भी वो उनको छुएंगे। फिर रुई है, कपड़े हैं, और अलग प्लास्टिक अवॉइड कर सकते हैं तो अच्छा।
वुडन टॉयज आते हैं, वो बेस्ट होता है उनके लिए। वुडन टॉयज थोड़े महंगे मिलते हैं, पर 2-3 टॉयज हो तो भी ठीक। प्लास्टिक के 100 टॉय से 2 वुडन टॉयज अच्छे। तो वैसे ये जो वुडन टॉयज हैं बहुत साइंटिफिकली बने हुए होते हैं बच्चों के लिए, उनके स्पर्श के लिए। उनके कलर्स भी वो लोग ऐसे रहते हैं, ब्राइट कलर्स, जो बच्चों को उनकी आंखों के लिए अच्छा है, स्पर्श के लिए भी अच्छा होता है। तो ऐसे टॉयज दे सकते हैं। जैसे मिट्टी में उनको खेलने के लिए हमें अलाउ करना चाहिए। गोबर है, फिर गाय को छूना, हाथ लगाना। तो ऐसे जो नेचुरल चीजें हैं, फूल, पौधे, पत्ते, फल, ऐसे अलग अलग जो नैसर्गिक चीजें, इनको स्पर्श करने के लिए हमें उनको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। लेकिन यदि आजकल जैसे माता पिता है कि बहुत ज्यादा गार्डेड है कि अरे इसको मत छुओ, उसको मत छुओ, तो बार बार सैनिटाइज। अभी तो अलग बात है कोरोना के कारण, लेकिन बच्चे स्पर्श से बहुत कुछ सीखते हैं। तो और एक लास्ट चीज इस टॉपिक में ये है कि लालयेत पंचवर्षाणि, यानी 5 साल के बच्चों को बहुत प्रेम देना चाहिए। उनको उस समय शिक्षा नहीं कर सकते या मार नहीं सकते। दशवर्षाणि ताड़येत, 10 साल तक उनको थोड़ा सा ताड़येत यानी डंडा दिखाना पड़ेगा, नहीं तो प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्र वदाचरित, यानी उसके बाद 16 साल से जो बच्चे हैं उनको अपने फ्रेंड के जैसे, अपने सखा या सखी की तरह ही उनको हम उनके साथ आदान प्रदान कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो अभी जो दूसरा फोकस एरिया है आज का, आपने सिर्फ 2 फोकस एरिया आज के जो हमारे डिस्कशन के लिए चुना था, एक 5 साल से कम और एक 6 साल से लेके एक 10 साल तक, स्पेशली 6, 7, 8, ये जो फोकस एरिया है। तो जैसे हमने पहले कहा था, जो 5 कोशों में अन्नमय कोश पहले 5 साल में काफी उसका विकास होता है, उसका डेवलपमेंट होता है। 10 साल के बीच में प्राणमय कोश का विकास होता है। तो प्राण यानी एनर्जी, प्राण यानी ब्रेथ। तो अगर हम देखेंगे तो ये पर्टिकुलर एज में बच्चों का एनर्जी बहुत होता है। सिंपल एग्जांपल, हम सबने देखा होगा अपने घरों में, अगर घंटी बजती है, घर की घंटी बजती है, अगर आपके घर में 6-7 साल का लड़का या लड़की है, वो तुरंत भागते हैं दरवाजे की ओर खोलने के लिए। उनको बहुत एंथुसियाज्म रहता है भागने के लिए। तो घंटी बज गई तो तुरंत जाएंगे। और वही आप देखोगे, वही बच्चा एक बार 12-13 साल का हो गया और घंटी बज गई, वो जाता नहीं है, आपको बोलना पड़ता है, अरे जाके दरवाजा खोलो। और अगर वो 15 साल का है, वो बोलेगा हमेशा मुझे क्यों बोलते हैं, उसको भी बोलो ना कभी कभी दरवाजा खोलने के लिए, मैं नहीं खोलूंगा अभी। तो बेसिकली ये जो 6 से 6, 7, 8, ये 9, ये पर्टिकुलर एज ग्रुप में अगर आता है, और हमको उनका एनर्जी डेवलप करना चाहिए, मतलब उनको वी हैव टू फैसिलिटेट द ग्रोथ ऑफ देयर प्राण। मतलब इस एज में फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक तरह से दुर्भाग्य एक्चुअली आज के जो अर्बन सिविलाइजेशन में हम देखते हैं कि बच्चों को ज्यादा खेलने के लिए अवसर नहीं रहता। तो अच्छा है, बिकॉज राइट, उनके जो प्राणमय कोश है उसका विकास हो रहा है अगर वो खेलेंगे तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना वो फिजिकली एक्टिव रहेंगे ये एज में, उतना उनका फिजिकल रिजर्व्स बढ़ जाता है। मतलब जैसे जैसे फॉर एग्जांपल, हम हर एक व्यक्ति में वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एक्टिव एनर्जी और एक रिजर्व एनर्जी है। और रिजर्व एनर्जी कब आता है? जब डेंजर है तो रिजर्व एनर्जी आता है। मतलब अगर आप देखोगे जंगल में जो पेड़ है, अगर आप देखोगे जंगल में जो पेड़ है, वो उसके जो जड़ है, रूट्स,
वो काफी अंदर चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि और उसका हाइट भी काफी होता है, क्योंकि जंगल में काफी घना जंगल रहता है, तो सब नजदीक रहते हैं। प्रकाश के लिए एक्सर्ट करना पड़ता है और बाहर आते हैं वो लोग। आप समझ रहे हो ना? मतलब दे एक्चुअली एक्सर्ट सम एनर्जी टू ग्रो टॉल एंड टू गो डीप। लेकिन अगर आप देखोगे ओपन एरिया में जो पेड़ है उतना उसको स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है, तो उसका हाइट और उसका रूट्स जो है उतना नहीं जाता। तो बेसिकली ये जो स्ट्रगल करने का जो इम्पोर्टेंस है लाइफ में, ये एज में बिल्डअप होता है। मतलब अगर हम देखेंगे ना, तो जो बड़े होने के बाद, स्पेशली आजकल हम देखते हैं इवन युवाओं में, परीक्षा में अच्छे मार्क नहीं आए, अच्छे नंबर नहीं आए, इसलिए बच्चे सुइसाइड करते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो ये जो स्ट्रगल करने का जो हैबिट है उनके सिस्टम में है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी प्राण शक्ति विकसित नहीं है। तो प्लीज समझिए पॉइंट, ये बाहर जाके खेलना या फिजिकल एक्टिविटी करना, ये सिर्फ आपके स्ट्रेंथ देने के लिए, मतलब शरीर में बल देने के लिए इम्पोर्टेंस है कि आपका जो फेस टफ सिचुएशंस इन लाइफ, क्योंकि जीवन में टफ सिचुएशंस तो आने ही वाले हैं, और उस समय आपको संघर्ष करने के लिए आपके प्राण शक्ति होनी चाहिए अच्छी तरह से। अगर प्राण शक्ति नहीं है तो फिर आप संघर्ष नहीं कर पाओगे, राइट? तो अगर आप देखोगे ना, मतलब जो अन्नमय कोश है, जो पत्थर है, पत्थर, देयर आर सम स्टोन्स दैट आर कॉल्ड लिविंग स्टोन। मतलब उसमें जीव माना जाता है पत्थरों में, कुछ पत्थरों में। तो उस पत्थरों में सिर्फ अन्नमय कोश रहता है। लेकिन अगर आप पेड़ देखोगे तो उसमें अन्नमय कोश भी है और प्राणमय कोश भी है। आई मीन एग्जाम्पल, उदाहरण हम बताते हैं ना बहुत बार, है उसके पत्तों को अननेसेसरली निकालना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका प्राण अफेक्ट हो जाता है। शायद हम सब जानते हैं, गार्डन में अगर हमारा छोटा गार्डन भी है, अगर हमारे पास कुछ छोटे पौधे हैं, तो उसका जो लीव्स हैं, पत्ते, काफी इंपॉर्टेंट है। अगर उसको निकाल दिया तो उसका प्राण चला जाता है बेसिकली, राइट? तो बेसिकली ये प्राणमय कोश, तो बेसिकली पत्थरों में सिर्फ अन्नमय कोश रहता है, पेड़ पौधों में अन्न और प्राण। और अगर आप पशुओं में देखोगे तो अन्न, प्राण और मनोमय कोश रहता है। लेकिन सिर्फ मनुष्य है जिसमें सभी कोशों का विकास हो सकता है, और हमको बचपन से इनेबल करना चाहिए। तो पहली बात है कि ये पर्टिकुलर एज में 6 से लेकर 10 तक उनको फिजिकल एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है। इसीलिए फिजिकल स्किल्स जैसे कुकिंग, जिस पर रसोई करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। और बचपन से ये एज में बच्चों को रसोई में हमको उनको इनिशियली सब्जी का रहेगा, नहीं तो नारियल का, मतलब ये निकालना, या कुछ छोटे छोटे काम, आटा बनाना चपाती के लिए। तो सिंपल काम उनको देना शुरू करना चाहिए। और एक्चुअली 8-9 साल तक ना बच्चा जो है ना, इवन अग्नि पर वो कुकिंग कर सकता है, वो कैपेबिलिटी रहता है लड़का लड़की में। तो ये जो फिजिकल स्किल्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। स्विमिंग मतलब पानी में तैरना, फिर हाथ से अलग अलग कलाएं जैसे निटिंग होता है, या इवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे हारमोनियम या तबला, और लड़कियों के लिए भरतनाट्यम, ये सब ये एज में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये एज में जब, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर एक बच्चा हर एक चीज करना चाहिए, लेकिन इसमें से कुछ तो एक बच्चे को आना चाहिए। मतलब शायद एक बच्चे को कुकिंग आएगा, या दूसरे बच्चे को भरतनाट्यम आएगा, या तीसरे को हारमोनियम आएगा, या चौथे को निटिंग आएगा। मतलब दे शुड बी हैविंग these kind of skills जो, और हमको एक्चुअली ना ये एज से बच्चों को घर में भी थोड़ा सा कुछ चीजें रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए। आजकल क्या हो गया, मैक्सिमम लोगों के पास एक ही बच्चा है। आजकल एक बच्चा काफी पॉपुलर हो गया है, या कभी कभी मैक्सिमम 2 रहते हैं। तो लाड़ प्यार बहुत ज्यादा हो जाता है, और हम उनको कुछ भी काम नहीं देते घर में। तो ये भी एक्चुअली खराब है बच्चों के लिए। तो उनको एक्चुअली कुछ काम करना चाहिए घर में, फिजिकली हेल्प करना चाहिए। तो ये सब ये स्टेज में इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे शास्त्र भी देखोगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कृष्ण की लीलाएं पढ़ोगे, तो भगवान कृष्ण 5 साल की उम्र से वो अपने ग्वाल बालों के साथ जंगल जाते थे, बछड़ों के साथ।
और दूध निकालना उन्होंने शुरू किया था कृष्ण ने 6 साल की उम्र में। तो ये फिजिकल काम उन्होंने शुरू किया। अगर आप महाभारत देखोगे तो 5 साल से जो पांडव लोग थे, उन्होंने अलग अलग जो मार्शल आर्ट से स्वॉर्ड, बो एंड एरो, मेस, ये सबके साथ उन्होंने मतलब इसका एक्सप्लोरेशन उन्होंने शुरू किया था। इवन अगर आप कंटेम्पररी टाइम्स में शिवाजी महाराज का हिस्ट्री देखोगे या राणा प्रताप का हिस्ट्री देखोगे, तो 7-8 साल में काफी फिजिकल एक्टिविटी करते थे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणमय कोश के विकास के लिए। तो इसीलिए ना हमको ये जो एकेडमिक्स जो है ना, स्पेशली ये एज में इतना, अभी कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स स्कूल भेजते हैं बच्चों को, उसके बाद ट्यूशन भेजते हैं, उसके बाद बच्चा होमवर्क करता रहता है, तो इतना पुस्तक के साथ ही बैठा रहता है और अनफॉर्चुनेटली पढ़ाई भी अच्छी तरह से नहीं होता और उसका प्राणमय कोश का विकास काफी अफेक्ट हो जाता है। राइट, तो इसके ऊपर हमको बहुत फोकस करना चाहिए। ये अगर हमने अभी ये किया तो आगे बच्चे के लिए बहुत, इवन योगा, प्राणायाम, ये सब चीजें हमको बच्चों को सिखाना चाहिए। मतलब शीर्ष, तो ये एज में अगर आप, आई डोंट नो, somebody is doing something on the screen, पता नहीं मुझे कौन कर रहा है, लेकिन I just request someone who is, I don't know how these things are coming on the screen. ठीक है, ओके। तो बेसिकली ये जो मैं कह रहा था कि ये जो प्राणमय कोश है, ये एज में we have to ensure that they explore these kind of talents, right? सिर्फ पढ़ाई नहीं होना चाहिए। of course they should be disciplined, पढ़ाई भी करना चाहिए उनको, because 6 साल की उम्र से स्कूलिंग शुरू हो जाता है, लेकिन ये फिजिकल एक्टिविटी पे एम्फेसिस। हाँ, अगर प्राण में, जब मैं बता रहा था एक्चुअली योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, ये सब चीज बच्चों का बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है। ये मतलब हमारे एज में 40-50 की उम्र में अगर आप इस शीर्षासन सिखाओ, फिर मोटा हो गया शरीर और हो सकता है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राणमय कोश के साथ रिलेटेड, हमारा भाषा। तो आप सोचो कि अरे भाषा और इसका क्या कनेक्शन है? एक्चुअली क्या होता है ना, जो हमारे जो स्पीच है, जो वाणी है, उसका और प्राण के साथ संबंध है। अगर आप देखोगे तो जो व्यक्ति बहुत बोलता है ना, उसको एक्चुअली अपना आयुर्वेद के हिसाब से प्राण शक्ति चला जाता है। बहुत बात करने से प्राण शक्ति चला जाता है और वात दोष होता है। मतलब जो नी में पेन है या ऐसा कुछ जॉइंट्स में पेन है, अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाओगे तो बोलेंगे कि नहीं, आपका जो बोलना शायद बहुत ज्यादा है। तो इसलिए ना ये एज में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को अच्छी तरह से बोलना, मतलब अच्छा भाषा बोलना और मातृभाषा सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इसका कनेक्शन है प्राण शक्ति के साथ। अलग अलग भाषा सीखना, इनफैक्ट जितने भाषा सीख सकते हैं बच्चे उतना अच्छा। एक्चुअली हम भारतीय संस्कृति में हमारे हर एक बच्चा, अभी महाराष्ट्र में है तो मराठी, तो मैक्सिमम लोगों का मातृभाषा मराठी है और यहाँ पर महाराष्ट्र में इसलिए मराठी तो भाषा है। अंग्रेजी तो मतलब इट इज मतलब प्रोफेशन के लिए या जो भी है उसके लिए। अगर आप संस्कृत सिखा सकते हैं बच्चों को और कोई और भाषा, तो 4-5 भाषा बहुत सरलता से बच्चा जो है ना 10 साल तक सीख सकता है। और इसका भी कनेक्शन प्राण शक्ति के साथ है। और शुद्ध भाषा बोलना मतलब इम्पोर्टेंट है। मतलब ये एज में बच्चों को कभी कभी अच्छे संग न होने के कारण गलत भाषा बोलते हैं, राइट, गलत शब्द का प्रयोग करते हैं। तो शुद्ध भाषा बोलना, जैसे आप सब जानते होंगे मराठी में, मतलब मराठी में शुद्ध मराठी है, राइट। जैसे हम पुणे में है, यहाँ पर जो सदाशिव पेट पे जो लोग मराठी बोलते हैं उसको काफी शुद्ध माना जाता है। तो ये शुद्ध भाषा सिखाना बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दैट इज एक्चुअली कनेक्टेड। तो अगर आप देखोगे अगर भाषा अच्छी है तो आपका अंत भी अच्छा होगा। क्योंकि ये अभी देखो प्राणमय कोश 10 साल तक है, 11 से 15 के बीच में मनोमय कोश होता है। और अगर आपका भाषा अच्छा है तो आपका रिलेशनशिप्स भी अच्छा हो जाता है। अगर आप रामायण में देखोगे तो सीता माता त्रिजटा से कहती है कि मेरी 3 सास है, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा, और तीनों सासों के साथ मेरा संबंध बहुत अच्छा है क्योंकि मैं अननेसेसरीली ज्यादा बकबक नहीं करती हूँ।
तो ये सीता माता कहती है एक्चुअली रामायण में। तो आजकल हमारे काफी लोगों को एक सास के साथ ही काफी परेशानी है, तो सीता माता की 3 सास थी, लेकिन तब भी उनको वाणी के ऊपर काफी कंट्रोल था, इसके लिए उनका संबंध अच्छा था। इसलिए अगर वाणी कंट्रोल में है तो संबंध अच्छा हो जाता है। इसलिए ये एज में कभी कभी ना बच्चों को बहुत बकबक करने का आदत है, इसलिए कभी कभी कहा जाता है कि मौन व्रत भी अच्छा है उनके लिए। जैसे चतुर्दशी की तिथि पर कभी कभी मौन व्रत किया जाता है, तो ये भी काफी अच्छा माना जाता है, वो भी इम्पोर्टेंट है, नहीं तो बहुत ऐसे बकबस करते रहते तो भी प्रॉब्लम है। हाँ, तो दिस इज ऑल अबाउट ये प्राणमय कोश। तो ये प्राणमय कोश में फिजिकल एक्टिविटी, स्किल्स, लैंग्वेज, मदर टंग और ये स्क्रीन न देखना, ये तो इन्होंने अन्नमय कोश के लिए भी बताया था, प्राणमय कोश के लिए भी ये एप्लीकेबल है। तो ये आज हमारा सेमिनार का मेन थीम था। हाँ, अभी हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। हाँ, तो हम कंक्लूड करेंगे, सिर्फ 2 स्लाइड है अभी। तो पहला है कि बच्चों को बड़ा करने में हमारे मकसद क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द गोल व्हाइल रेजिंग चिल्ड्रन। तो मैंने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4 गोल बताए हैं। इंपॉर्टेंट गोल्स क्या है, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल है कि धार्मिक, मतलब बच्चे को धार्मिक होना चाहिए। मतलब अच्छे गुण और आचार, सद्गुण और सदाचार, ये दोनों होना चाहिए बच्चों में। तो ये धार्मिक, तो इसके ऊपर पहला फोकस है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट गोल, क्योंकि अगर धर्म नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए इन्होंने पहले मनुस्मृति से जो श्लोक है कहा था, धर्म को अगर आप रक्षा करोगे तो सब कुछ रक्षा होगा। लेकिन धर्म का अगर गुण नहीं है, अगर आचार नहीं है अच्छी तरह से, तो फिर सब नाश हो गया। तो भलवान मतलब अच्छी शक्ति होना, इसलिए इसके बारे में भी हम बात कर रहे थे। शरीर माध्यम खलु धर्म सारम, अगर आपका शरीर अच्छा है, अगर शरीर तंदुरुस्त है, फिट है, तो आप कुछ कर पाओगे जीवन में। लेकिन और अगर बचपन में आपने शरीर का अब्यूज किया है, अच्छी तरह से न खाना, कभी भी खाना, रात को 1 बजे 2 बजे सोना, एक्चुअली ना पेरेंटिंग ऐसा चीज है ना, हमको भी ये सब हमारे जीवन में सुधरना चाहिए। मतलब हम नहीं कह सकते कि बच्चों को तुम 8:30 बजे सो जाओ और हम 12 बजे तक मोबाइल पे कुछ व्हाट्सएप देख रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे काफी कॉपी करते हैं पेरेंट्स को। तो ये एक एक्चुअली पेरेंटिंग का ब्यूटी है, मतलब पेरेंटिंग करते करते हमारा जीवन भी थोड़ा सुधर जाएगा। तो धार्मिक, दूसरा बलवान, तीसरा कुशलता। तीसरा गोल है कुशलता। कुशलता यानी स्किल्स, मतलब हाथ से कुछ करना, जैसे मैंने बताया था रसोई में खाना बनाना, निटिंग, क्रोशे, संगीत, राइट, भरतनाट्यम, कोई स्किल हाथ से आप कर सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा है विद्वान। विद्वान अच्छी तरह से शास्त्र का ज्ञान या इवन एकेडमिक स्टडी। अगर पहले 3 अच्छा है, अगर धर्म है, बल है और कुशलता है, तो ही विद्वत्ता का कुछ मतलब है। अगर पहला 3 नहीं है तो सिर्फ विद्वान होके कुछ भी फायदा नहीं है, मतलब इट इज जस्ट अ वेस्ट, सब वेस्ट हो गया, ऐसा हो गया। करेक्ट। तो ये हम याद कर सकते हैं कि ये 4 गोल्स है बच्चों को बड़ा करने में, धर्म, बल, कुशलता और विद्वत्ता, और ये ऑर्डर में, राइट। तो ये हमारे मन में होना चाहिए कि हम हमारे बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं। हम जाते हैं अभी कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो शास्त्र है ना, इतने परफेक्ट है, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट एन इंटीग्रेटेड ग्रोथ ऑफ बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही जो तैतत्रेय उपनिषद से बताया था, जो 5 कोशों के बारे में, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये ऑर्डर में। पहला आपका फिजिकल, फिर आपका जो प्राण, फिर आपका मन, फिर आपका बुद्धि, ये सब ठीक ठाक है तो फिर आप भगवान, और फिर आपको मतलब भक्ति कर सकते हो, भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हो। तो इंटीग्रेटेड ग्रोथ जो हमारे शास्त्र बताते हैं, और आपको कोई भी जगह ये दिखाई नहीं देगा। तो मैं आज का जो हमारा ये डिस्कशन है खत्म करना चाहता हूँ एक उदाहरण के साथ, ये डेंजर्स के बारे में। डेंजर ये है कि कभी डेंजर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनेक्डोट है, तो आप शायद जानते होंगे, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है आप इसको अप्रिशिएट कर पाओगे। ऐसा कहा जाता है कि जो ये फ्रॉग है, मेंढक को किसी ने डायरेक्ट, अगर आपने उबलते हुए पानी में मेंढक को डाला तो मेंढक तुरंत बाहर छलांग मार देता है।
लेकिन अगर किसी ने मेंढक को नॉर्मल पानी में डाला और गैस पे रख दिया और धीरे धीरे से टेम्परेचर को बढ़ाया, तो मेंढक की त्वचा ऐसी होती है कि वो एडजस्ट करता रहता है टेम्परेचर के साथ, उसको समझ में ही नहीं जाता और कुछ क्षणों में वो एकदम उबल जाता है पानी में, मतलब मर जाता है। तो कहने का मतलब ये, आपने डायरेक्ट बॉइलिंग पानी में डाला तो बाहर आता है, लेकिन ग्रेजुअल चेंज अगर किया पानी के टेम्परेचर में तो मेंढक को समझता ही नहीं और ऐसे ही मर जाता है। कुछ इसी तरह से आज के समाज के साथ हुआ है। हमारा समाज जो है, वी कॉल इट द सोसाइटी दैट इज बॉइलिंग टू डेथ। बॉइलिंग टू डेथ यानी पिछले 100 साल में अगर आप देखोगे, इतने छोटे 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 चेंज हुए हैं हमारे लाइफस्टाइल में कि हमारे बच्चे, हमारा समाज टूट रहा है और मेंढक की तरह मतलब वो पक गया है पानी में और हम जानते भी नहीं है ऐसा हुआ है। अगर अगर आपने हाइपोथेटिकली 100 साल पहले हमारे जो परदादा है उनको आज के समाज में लेके आए और दिखाया है कि किस प्रकार से बच्चे आजकल क्या क्या करते हैं, जैसे 100 साल पहले अगर आप देखोगे सभी लोग धर्म का पालन करते थे, करेक्ट, जल्दी उठना, सूर्य की उपासना करना, करेक्ट, कुछ पूजा पाठ करना, संयम रखना इंद्रियों में, स्पेशली लड़का लड़की एक एज में करना, सही समय पर शादी करना, सही समय पर बच्चे करना, ये समाज का एक नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ था। लेकिन आजकल अगर हम देखोगे तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया है। जैसे बता रही थी अभी कि देर से सोना, कुछ भी खाना, मतलब बाद में युवा होने के बाद युवा युवती कैसे भी संबंध रखना, लिव इन रिलेशनशिप्स, ये वो सब करके पूरा हमारा समाज ये मेंढक की तरह धीरे धीरे से, मतलब हर एक जनरेशन में थोड़े, और हमको समझा ही नहीं कि हम कंप्लीटली पक गए पानी में और हमारा समाज का ऐसा सिचुएशन है। इसलिए हमने स्टार्टिंग में कहा था कि फ्यूचर मतलब हमारा जो भविष्य है, हमारे जो परिवार का भविष्य है, हमारा जो समाज का भविष्य, हमारे जो देश का भविष्य है, मानवता का भविष्य है, इस पे निर्भर है कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार से बड़ा करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने कुछ हमारे, तो आई होप एवरीबडी कुड हियर वेल और आपने अच्छी तरह से सुना। तो हमारे होस्ट को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर कुछ प्रश्नों के बारे में वो कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किस प्रकार से प्रश्न कोई ऑनलाइन पूछेंगे, चैट में पूछेंगे, या मतलब ये करके, ठीक है। किसी ने हाथ ऊपर किया, कमलाक्षी ललिता माता जी, आप अनम्यूट करके पूछ सकते हो प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु जी, तन्मय प्रणाम। मैं ऑडिबल? यस प्रभु, यस यस प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है कि प्रभु जी जैसे अभी माता जी ने बोला 5 साल तक हमें लाइक प्यार करना है, मानना नहीं है, तो उससे क्या बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और मेरा बच्चा ऐसा ही है, वो पहले से ही बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव है। 5 साल अभी उसका कस कंप्लीट ही होने वाला है अप्रैल में। तो मैं उसको कभी मारा तो नहीं, लेकिन डांटती थी बहुत ज्यादा। और उसमें भी वो सुधरा नहीं है, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्टिव, लाइक इवन पॉजिटिव पॉइंट्स भी है, यानी मैं इसको कोई श्लोक बोलूंगी तो 2 टाइम में वो सीख जाता है। और उसमें उसका नेगेटिव है कि वो लाइक जैसे कि बच्चों को, दूसरे बच्चों को बहुत तंग करेगा, या तो फिर कोई गिरेगा तो हंसेगा, या तो फिर मेरी दूसरी बेटी अभी आई है तो उससे वो लाइक थोड़ा जेलेसी का भावना होना, एंड मतलब बहुत तंग करना, हाइपर एक्टिव आई एम टेलिंग, लाइक उस वे में उसका दिमाग बहुत तेज है। उस कारण मैं क्या करूं? और 5 साल तक जैसे मैंने उस पे हाथ नहीं उठाया तो मेरे घर वाले बोलते हैं कोई कोई कि तूने 5 साल तक स्ट्रिक्ट नहीं रही ना, तूने उसको कुछ नहीं किया ना, अभी इसलिए वो बिगड़ गया है। तो उस पे भी मैं कुछ उनको आंसर नहीं, कैसे फिर उसको समझा दे? 5 साल तक हम नहीं कुछ करेंगे और आजकल के बच्चे बहुत ही ओवर एक्टिव है, तो फिर क्या करें इस सिचुएशन में? एक्चुअली ओवर एक्टिव और हाइपर एक्टिव थोड़े नेगेटिव टर्म्स है, ये नॉर्मल बच्चों के लिए नहीं है। जो बच्चे ऐसे आपको, हमें लगता है ना कि बहुत ज़्यादा हमें तंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उनको दूसरी कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट ही नहीं है। तो यदि हम इनको, इन पॉजिटिव पॉइंट है कि
उसका शरीर बलवान है और उसके सेंसेस भी बहुत एक्टिव हैं और वो कुछ करना चाह रहा है, लेकिन यदि हम उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देंगे जहाँ पे वो कुछ कर सके, तो फिर वो कुछ नेगेटिव तोड़फोड़ करेगा, तंग करेगा, इस तरह की चीजें करेंगे बच्चे। माता जी एक्चुअली तो मुझे ऐसे लगता है कि ये इस उम्र में जो बच्चे हैं उनको उनके इंद्रियों बहुत हमें उनसे ज्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा कि इसको इसके बाद क्या एक्टिविटी में एंगेज करूं। तो उसके जो इंटरेस्ट है उसका तो आपने स्टडी किया होगा कि उसको क्या करना अच्छा लगता है। बाहर मैदान में दौड़ना अच्छा लगता है या बॉल के साथ खेलना या फिर कोई ऐसी अलग अलग चीजें होंगी जो वो फिजिकली कर सकता है। और एक और जरूरी बात यह है कि ये जो बच्चे यदि उनका शरीर से या इंद्रियों के लिए एक्टिविटी नहीं होगी ना उनके पास, तो जो उनका एनर्जी है वो इस तरह से नेगेटिव रूप में बाहर निकलता है। तो ये आप इसका ध्यान रखो कि वो उसका जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिवली ले बाहर, उसको जरा लेके जाके मैदान में छोटी साइकिल चलाए, दौड़े, पेड़ चढ़े, ऐसी चीजें करेगा ना तो उसकी एनर्जी पूरी तरह से उसमें लग जाएगी और फिर वो दूसरी जो आपको लगता है कि परेशान कर रहा है वैसी चीजें कम हो जाएंगी। ओके एक्चुअली क्या है 5 साल से नीचे है तो ज्यादातर गार्डन ही लेके जा पाते हैं ज्यादा, और कुछ एक्टिविटीज हम जैसे सब 5 साल से ऊपर ही होती है, जैसे फुटबॉल या क्रिकेट या कुछ भी, जैसे स्विमिंग, एवरीथिंग। तो उससे फिर थोड़ा फर्क पड़ जाता है कि 5 साल से नीचे कुछ बाहर तो मैं लगा नहीं पाऊंगी, जिधर जाऊं मैं जाऊं तो घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, और दूसरी हाँ, बेटी पर भी वो है छोटी, तो बाहर उसके हिसाब से थोड़ा गार्डन में भी जाए तो वो दौड़ सकता है ना गार्डन में, यदि वो समय उसके लिए इनफ नहीं है, समझो उसकी क्षमता है कि वो 2 घंटे खेल सकता है पर आप उसको 15 मिनट ही दे रहे हो, तो फिर उसकी एनर्जी बाहर यूज नहीं हुई ना, तो उसकी एनर्जी जो है निकलने वाली है बाहर। तो वो एनर्जी इस तरह से यदि नहीं निकलेगी बाहर तो वो कुछ और चीजें करेगा अपनी एनर्जी को निकालने के लिए। तो यही बहुत नेचुरली होता है बच्चों में। तो 5 साल तक माता जी वी शुड नॉट, मतलब हाथ नहीं उठाना चाहिए, स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, राइट माता जी? नहीं, हाथ दिखा सकते हो, मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा आवाज उठा सकते हो, हाथ दिखा सकते हो, वो तो होता ही है। ओके पर पिटाई वगैरह नहीं करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार इसके लिए एंगेजमेंट नहीं दे पाते, इसीलिए बच्चे परेशान होके ऐसा करते हैं। यस और थैंक आजकल यू। यदि देखा जाए ना, एटलीस्ट 10 साल पहले यदि आप देखोगे तो माता पिता और फ्री थे बच्चों के लिए, लेकिन आजकल जब मैं देखती हूँ नीचे तो बहुत बार तो आजकल माताएं नीचे आती नहीं है बच्चों को लेके, एक बाई लगा दिया है यहाँ पे और सबके बच्चे एक टाइम पे आते हैं और सबकी अलग अलग बाई है, जो 5 साल के नीचे वाले बच्चे हैं वो, और वो बाई के पास भी मोबाइल होता है, माउशी उसके पास भी मोबाइल है, और ऐसे ऐसे दृश्य दिखते हैं कि वो बच्चे का उसकी लंगोट नीचे गिर गई है, वो ऐसे दौड़ रहा है पर ये बाई का फोन पे उसका अलग चल रहा है, हम रोज देख रहे हैं। तो माताएं भी कभी कभी आ जाती हैं तो बच्चा झूले पे, बच्चे को झूलाते झूलाते वो उसका मोबाइल पे ही चल बैठा है और माँ मोबाइल पे, तो इस तरह से हम उनको यदि आउटिंग कराएंगे गार्डन में तो कोई फायदा नहीं है ना। तो मोबाइल वगैरह घर में रख के चाहिए कि बच्चों के साथ हम भी दौड़ें भागें, उनके साथ लपा छुपी खेलें, बॉल लेके कैच ऐसे कुछ खेलें, तो फिर वो एंगेज रहेंगे। थैंक यू माता जी। और कोई प्रश्न या कमेंट किसी का, या कृष्ण
यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो पॉइंट था धर्म के हिसाब से जो आपने बताया था, हम लाइक बच्चों को उनका सद्गुण और सदाचार उनको पहले से ही उनको इसमें हमको डेवलप करना है, तो इसके बारे में और आप बता सकते हो क्या प्रभु जी? एंड क्योंकि आजकल हम देखते हैं जो स्कूलिंग है, तो स्कूलिंग इज काइंड ऑफ, मतलब बच्चे जाते हैं स्कूल में, एक बार जाने लगते हैं तो वहां पे उनको उतना सदना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो हमें उनको एक कृष्ण कॉन्शियस एनवायरनमेंट में ही आगे पढ़ाना चाहिए या कैसा? तो फिर इस पे आप थोड़ा बताइएगा मुझे। हाँ, तो पहली बात है कि हम ऐसे स्कूल देख सकते हैं जहां पर यू नो इस मतलब कुछ चीजों पे ना काफी स्ट्रिक्ट रहना चाहिए बच्चों के साथ ये एज में। जैसे फॉर एग्जांपल ना ये एज में बच्चे बुरे शब्द कहना, मतलब जो बैड वर्ड्स हम बोलते हैं ना, वो कहना शुरू करते हैं एक्चुअली। मैंने अनफॉर्चुनेट बच्चे 10 साल 11 साल का बच्चा माँ बहन पे गाली दे रहा है आराम से, और माता पिता भी कुछ कहते नहीं उनको, मतलब अच्छे अच्छे परिवार से, एक्चुअली बहुत ही बुरा लगता है देखिए। तो क्या होता है कि तो इस पे कुछ चीजों पे ना हमको बहुत ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए बच्चों के साथ। जैसे सद्गुण सदाचार ना, मतलब किस प्रकार का शब्द बोलना, क्या नहीं बोलना, बैक आंसर न करना बड़ों के प्रति। तो मैं ये मानता हूँ कि कुछ चीजें हमको कंट्रोल नहीं है। मैं ये मानता हूँ आपका पॉइंट कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो शायद कुछ सीख के आएंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो घर का वातावरण है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है और उसका इम्पैक्ट मैक्सिमम रहता है बच्चों के ऊपर। और एज पेरेंट्स हम कितना टाइम इन्वेस्ट करते हैं बच्चों के ऊपर, रहेगा प्रभाव। लेकिन अगर हमारा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन ज्यादा है तो बच्चा वो पॉजिटिविटी ज्यादा लेगा एंड नॉट द नेगेटिविटी फ्रॉम स्कूल। और हमको ये भी बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे बच्चों के फ्रेंड्स कौन है स्कूल में, वो कैसे बच्चे हैं, वो क्या कहते हैं, वो किस प्रकार से अपने माता पिता से बात करते हैं, किस प्रकार के गाली गलौज कहते हैं कि नहीं कहते। तो ये सब चीजों पे भी हमारा एक ध्यान रहना चाहिए और बच्चों को करेक्ट करना चाहिए। तो स्पेशली ये जो 5 साल से 12-13 साल तक है ना, ये पीरियड बहुत क्रूशियल कब करते हैं। तो बैड हैबिट्स रिलेटेड टू स्पीच, बैड हैबिट रिलेटेड टू बैक आंसरिंग, आर्ग्यूइंग, इन मेनी थिंग्स, सेंस ग्रेटिफिकेशन इन जनरल, मतलब इंद्रिय तृप्ति, ये सब बैड हैबिट्स बच्चे पकड़ते हैं। तो ये जो धर्म है, सद्गुण सदाचार, हमको हमेशा एक कॉशियस होना चाहिए बच्चों के, एक मतलब एक हमेशा एक थॉट रहना चाहिए कि अभी बच्चा क्या बोल रहा है, कैसे कर रहा है, और कुछ भी है तो ना उनको करेक्ट करना चाहिए उस समय में, डांटना चाहिए या स्ट्रांगली करना चाहिए। और हमारे उदाहरण से भी सिखाना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए, देखो हमारे घर में आपके पिताजी, आपके दादाजी, हम लोग तो ये सब नहीं कहते, आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो। तो बच्चों को भी समझ में आ जाता है। तो आई थिंक दैट हमारा घर का मैक्सिमम इम्पैक्ट करेगा। हरिबोल। हाँ, और कोई प्रश्न? हरिप्रिया ठक्कर माता जी कोई है? जी प्रभु जी। हाँ हाँ जी प्रभु जी। हरि बोल प्रभु जी। हाँ हाँ बताइए ना। मेरी बेटी है 5 साल की। वैसे एकदम अच्छे से बिहेव करती है, लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत रोती है। यानी मन का नहीं हुआ तो बहुत रोती है। समझाया कि रोना नहीं है, आपने रोना नहीं है। फिर प्यार से भी समझाया, लेकिन वो फिर भी वो उसको आदत हो गया, हैबिट हो गया है कि कोई भी चीज होगा तो वो रो के ही बोलना है। जिद करना है, भूख लगा है तो भी रो के बोलना है, नीचे जाना है तो भी रो के बोलना है, स्टडी नहीं करना है तो भी रोना है। यानी मैं उसको कंटिन्यूस बोलती हूँ कि आप मत रो, आप मत रो, आप मत रो, बट वो नहीं बोला तो वो उतना ज्यादा करते हैं। तो अभी मुझे नहीं समझ में आ रहा कि किधर मेरा कुछ गलती है या क्या है, मुझे सच में नहीं समझ में आ रहा है। ये कुछ नॉर्मल है माता जी, अब इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो। हाँ। ये जैसे जैसे वो बड़ी होगी ना, ये बहुत ठीक हो जाएगा। ऐसे हमने बहुत बच्चे देखे।
और कुछ माताएं यहाँ पर है जिन्होंने जो ज्योतिष के पास गई, अलग अलग तरह की के पूजा पाठ कराया, क्योंकि हाँ, उनका हाँ। जो 5 साल से कम वाला बच्चा बहुत रोता है दिन भर। हाँ, पर इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं है, आप समझ लो कि उसका जीवन का रोने का कोटा पूरा खत्म कर रही है, बहुत नॉर्मल है ये। हाँ। सिर्फ ऐसा आप एक कर सकते हो कि जब वो बहुत रोती है तब उसको बहुत ज्यादा मनाना, ध्यान देना मत। ओके, ओके। जब ये वो हाँ, रोती है तो उसको तुरंत उठा लिया, उसको सहलाया, कुछ हाँ, हाँ। ज्यादा प्यार दिखाया। यदि आपने ऐसे किया, हाँ, कैसा है ना, ऐसे यदि आप कर रहे हो हाँ, तो बच्चों को उसमें लगता हाँ, है हाँ। कि हमें अटेंशन मिलता है जब हम रोते हैं। तो वो बहुत बार इसीलिए रोते हैं क्योंकि उनको अटेंशन चाहिए, ज्यादा लाड़ प्यार हाँ, चाहिए या सही बात है। स्पेशल अटेंशन चाहिए, तो हम्म, इसीलिए वो बहुत बार रोते हैं। सही तो है। आप क्या करो कि थोड़ा सा इग्नोर हम्म, कर दो, रो, जब रोना हम्म। बंद हो जाएगा तब आ जाना इधर। थोड़े दिन आप ओके। ऐसे ट्राई करो, अपने आप रोना, जब उसको अटेंशन नहीं मिलेगा तो उसे पता चल जाएगा कि अभी रोने से काम नहीं होता, तो उसको और आप बोलो कि अच्छा। अच्छा, सिर्फ रोना मत बोला तो नहीं समझेगा, आपको उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा। अच्छा अभी वो रो रही है और उसको बोलना है कि मुझे भूख लगी है, तो आपको इनिशियली उसको ट्रेन करना पड़ेगा कि अच्छा देखो ऐसे बोलो, मम्मी मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो। हाँ। ऐसे ऐसे नहीं, रोके नहीं, कैसे बोलना है आपको, कैसे बोलना है बोलो एक बार। तो पहले 2-4 बार अच्छा। आप बोल के दिखाओ, उसके बाद में उससे पूछो। नहीं, ऐसे आप पूछोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कैसे पूछना है आपको, आपको सिखाया था, फिर वो बराबर से पूछेगी। हम्म। तो हर चीज में जो चीजों के लिए वो रोती है, उसका पहले आप पॉजिटिव डेमोन्स्ट्रेशन दो कि जब आपको ये नीड है तो इस तरह से बोलना है, क्योंकि अच्छा। अभी उसकी कंडीशनिंग हो गई है कि हर चीज को रोक के ही बोलो, तो उसको पता ही नहीं कि कैसे सही से बोलना चाहिए। तो हर जो चीजों के लिए वो रोती है, अब उसको बराबर यानी कैसे बोलना चाहिए इंसान में, वैसे आप उसको बोल के सिखा दो, उसको वो डेटा फीड कर दो, और बाद ओके। में उसको बोल दो, क्लियर कर दो कि तुम जब ठीक से बोलोगी तो ही तुम्हें वो चीज मिलेगी। तो बहुत जल्दी वो उसमें ट्रेन हो जाएगी। जी, 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 माता जी। और अटेंशन ज्यादा मत देना उसको, क्योंकि उसी हाँ, के हाँ, लिए चाइल्ड उसका, है घर में, हाँ, इसलिए शायद वो हाँ, ऐसा होता तो होगा। ये 2 चीजें करना है। एक तो ये कि उसको अटेंशन नहीं देना बिल्कुल, और दूसरी चीज के उसको सिखाना कि कैसे आपको अपनी नीड को किस तरह से आपको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट करना है, सही बात है। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। और एक और जनरल में बात कहना चाहता हूँ चाइल्ड रेजिंग में, मतलब दिस इज अ टॉपिक दैट इज स्पेशली ना सिंगल चाइल्ड ना के साथ काफी इश्यू हम कर सकते हैं, तो करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, दे जस्ट वो बहुत ही ज्यादा लाड़ प्यार हो जाता है और वो सिंगल फोकस रहते हैं घर में, वो शेयर करना नहीं जानते किसी के साथ। कुछ भाई बहन है तो जानते हैं कि बाबा घर में कुछ अच्छा बना है तो मुझे शेयर करना पड़ेगा मेरे भाई के साथ, बहन के साथ। ऐसे नहीं कि सब अकेले सिर्फ मैं ही राजा या रानी हूँ यहाँ पर। तो ये जो सिंगल चाइल्ड और ये जो है ना कंसेप्ट आजकल काफी ज्यादा, so I think everyone should think about having at least 2 children, if not more. मतलब 3 है तो और भी अच्छा है, लेकिन 2 तो कम से कम होना चाहिए, ताकि बच्चे इंटरैक्ट करना जाएं घर में और शेयर करना जानेंगे। और भविष्य में ना उनको भी कुछ रिलेशनशिप्स रहेंगे, उनके जो बच्चे होंगे उनका कुछ मामा रहेगा, अत्या रहेगा, कोई तो रहेगा। नहीं तो ये सिंगल चाइल्ड का इश्यूज अलग है। बट एनीवे, आई जस्ट थॉट ऑफ पुटिंग दैट पॉइंट। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न और है प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरा बड़ा बेटे में कैसे, मेरी अभी छोटी बेटी है 3 महीने की, तो मैं उससे जो भी प्यार करती हूँ तो उसको बहुत जेलसी अंदर से ऐसा लगता है कि मम्मी से उससे ही प्यार करती है। और दूसरा एज प्रश्न, जैसे गैप कल क्या मैं है? कपड़े लेके, एज गैप क्या है दोनों का? 4.5 ईयर, 4.5 ईयर का है दोनों का। लाइक वो 3 मंथ्स की, तो अभी 5 कंप्लीट होने वाला है। 5 ईयर पकड़ एक्चुअली लीजिए। कैसे समझ गया। एक्चुअली कैसे ना माता जी, इसमें 2 चीजें है।
जनरली ना आइडियल एज गैप एक 3 साल है, बट एनीवे वो अभी आप उसका कुछ कर ले सकते हैं आपके दोनों में। तो आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि बड़ा नेग्लेक्ट नहीं हुआ। तो मतलब स्पेशली जब दूसरा बच्चा आता है ना, तो पहला बच्चा को ऑटोमेटिकली एक सिबलिंग राइवलरी बोलते हुए एक्सपीरियंस करता है वो। एक्चुअली आल्सो इन लाइफ में हर एक चीज सिर्फ मेरे लिए नहीं है, तो दैट इज एक्चुअली गुड। मतलब ये जो सिबलिंग राइवलरी है ना, ये एक्सपीरियंस करना भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके साथ करना है घर में की लोग हैं ना, स्पेशली जो पहले 2 महीनों मतलब बच्चा होने के एल्डर वन नॉट नेग्लेक्टेड आपके बच्चों को रेस करने में, क्योंकि जितने ज्यादा लोग घर में हैं, अगर आपके इन-लॉज है या पेरेंट्स है, आपके मदर है, कोई भी है, तो ये सब टेक केयर हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इफ दे आर नॉट नेग्लेक्टेड दे विल बी वेरी हैप्पी। और मुझे लगता है ना, वो बड़े बच्चे को भी छोटे बच्चे के लिए कुछ करने के लिए हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब वी शुड एनकरेज द एल्डर वन टू डू समथिंग फॉर द यंगर, कुछ किया उसके लिए, यू नो, सो उससे प्रेम भी बढ़ता है, एक्चुअली पॉजिटिविटी होता है फिर। सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। Okay, I think we are timed out. It doesn't become too much for everyone. Thank you very much, Hare Krishna, all devotees, for your patient attention. Thank you. So I just request our host to conclude and tell. Hare Krishna. Mataji, we are unable to hear you. Rasadika Mataji. I think she has kept muted. Please, her voice isn't coming through. Now? Yes, Mataji. Yes. Am I audible now? Yes. Okay. So, actually, all Gangapur Road congregation, I would like to say to all of you that all of you people very sincerely desire to get knowledge about parenting. That's why you got the opportunity to hear from Prabhuji and Mataji. Am I right? सभी आप लोगों का सभी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मुझे भी इतना अच्छा सुनने मिला, कि आप लोगों ने, आपकी इतनी इच्छा थी, सिंसियर इच्छा थी, भगवान से आपकी प्रार्थना होगी हृदय की, इसके लिए आपको माताजी और प्रभुजी से सुनना मिला। तो माताजी और प्रभुजी ने जो आज का सेशन दिया, और मैं स्पेशली बहुत ही ज्यादा आनंदित हूँ, क्योंकि उनका जो फाउंडेशन था वो आका, और उसका जो एम था माताजी और प्रभुजी के सेशन का, वो धर्म के ऊपर था कि धार्मिक चाइल्ड जो है, धार्मिक जो बच्चा है, वो हमने बड़े करने चाहिए। और प्रभुजी का स्पेशली आपसे हम सबसे निवेदन है कि एटलीस्ट हमें 2 बच्चे होने चाहिए, क्योंकि उससे हमारा समाज की प्रगति होगी, हमारे कुटुंब की प्रगति होगी, और हमारी धार्मिकता की जो स्पिरिचुअलिटी जिसको हम बोलते हैं, उसमें भी हमारी प्रगति होगी। जो प्रभुजी का और माताजी का जो कहना था, उसमें से मुझे ऐसे लगा कि अगर हम लोग खुद ये इनकलकुलेट करते ये सब हैबिट्स, तो अपने आप बच्चों में वो आ जाएगी। जो उन्होंने बताया कि जल्दी सोना, जल्दी उठना, और जो भी है उन्होंने जो प्रैक्टिसेस हमें बताया कि एक माँ को जो है वो पूरे अटेंशन के साथ बच्चे को हमें जो टाइम देना है वो। और मैं अभी मेरी खुद की एक जो पुणे से है, राजसुंदरी माताजी, जब मैंने फर्स्ट टाइम माताजी को देखा, वो पुणे यात्रा में देखा, and I got attracted to you. I am taking this platform to say my things of my heart. So I got attracted towards you and few more Matajis, actually 4-5 Matajis. And at that time हम वो समय में बहुत ज्यादा यंग थे, तो ये 2002-3 की बात कर रही हूँ मैं, तब आपकी शादी भी शायद हुई होगी, नहीं हुई होगी। तो मुझे पता नहीं चला कि आप कौन है, लेकिन मुझे आप, मतलब मैं जानना चाहती थी कि आप कौन है। उसके बाद में मेरी बहन जो है प्रिय सुंदरी देवी, वो पुणे में आई, उसकी शादी हुई, और फॉर्चुनेटली शी बिकेम योर काउंसिलर, एंड देन शी स्टार्टेड टू टेल अबाउट बोथ ऑफ यू। तो उसने तभी मुझे आपके बारे में बहुत बातें बताई थी, और मुझे शायद भगवान ने मेरी भी सुन ली कि मैंने आपसे डायरेक्टली सुना। ऑफकोर्स मैंने भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर मैंने सुना था, प्रिय सुंदरी माता जी ने मुझे वो फॉरवर्ड किया था,
and I really liked it. And thank you so much for such a wonderful session. आप बहुत ही simple हो और इसका impact पड़ेगा क्योंकि आप वो खुद follow करते हो. So thank you very much and I request, पता नहीं अभी गंगापुर रोड congregation और नासिक congregation क्या तय करता है, लेकिन मेरी तो इच्छा है इसका part 2 हो. तो I request कि इसका part 2 हो, दोनों से भी, दोनों मतलब congregation से भी और आपसे भी प्रार्थना है कि इसका part 2 हो. और thank you all very much for patient hearing and thank you very much. Hare Krishna. Hari Bol. Hari Bol. Hare Krishna. Okay, the Hari Bol. recording of this video will be shared in the groups. Okay, in our WhatsApp group. Thank you. Hari Bol. Hari Bol. Hari Bol. Hare Krishna. Hari Bol.